10 ऐसे रूथलेस लेसन्स जो आपको डेंजरसली स्मार्ट बनाते हैं। दर्द को प्रोसेस करना सीखो, अवॉइड करना नहीं। ज़्यादातर लोग जब कुछ बुरा होता है तो एक काम करते हैं, वो उससे दूर भागते हैं। कोई काम में डूब जाता है, कोई फ़ोन में, कोई दोस्तों में, कोई नशे में, और वो ये सोचकर करते हैं कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कहते हैं, और ये एक ट्रैप है जो बहुत स्लो काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता, और ये आपकी लाइफ के हर हिस्से में घुस जाता है। जब आप किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को प्रोसेस नहीं करते, वो जाता नहीं है, वो अंदर रहता है, और वो हर उस सिचुएशन में सरफेस होता है जो उससे थोड़ी भी मिलती जुलती हो। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पर डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं। कोई बात थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ करे और वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाए। कोई थोड़ा सा इग्नोर करे और वो डेज़ तक डिस्टर्ब्ड रहे। बात छोटी होती है, रिएक्शन बड़ा होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो रिएक्शन उस मोमेंट का नहीं होता, वो उन सब चीज़ों का होता है जो पहले कभी प्रोसेस नहीं हुई और अंदर बैठी है। और ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस तक नहीं रहता, अनप्रोसेस्ड पेन आपकी डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। आप वो रिलेशनशिप्स चूज़ करते हो जो फेमिलियर फील होती हैं, भले ही वो टॉक्सिक हों। आप वो सिचुएशंस अवॉइड करते हो जो आपको याद दिलाती हैं उस चीज़ की जो आपने कभी प्रोसेस नहीं की। आप अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को उस पेन के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करने लगते हो। जो लोग डेंजरसली स्मार्ट होते हैं उनकी क्वालिटी ये नहीं होती कि उन्हें दर्द नहीं होता, उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो उस दर्द के साथ बैठ सकते हैं, वो उसे फील करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ये आया कहाँ से, ये मुझे क्या बता रहा है, इसके नीचे एक्चुअली क्या है, और ये प्रोसेस करने के बाद वो उसे एक्चुअली लेट गो कर पाते हैं, उसे दबाकर नहीं। ये इमोशनली वीक होना नहीं है, ये उससे बिल्कुल उल्टा है। जो सुनना चाहते हो उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहो। कॉन्फर्मेशन बायस के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जानना और उससे बचना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हमारा ब्रेन एक पैटर्न सीकिंग मशीन है, और उसकी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो उन पैटर्न्स को ज़्यादा वैलिड मानता है जो उसकी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक अनलकी इंसान हैं, तो आपका ब्रेन हर बुरी घटना को नोटिस करेगा और उसे याद रखेगा। हर अच्छी चीज़ को वो डिस्काउंट कर देगा, और आप जेन्युइनली सिंसियरली बिलीव करेंगे कि आपके साथ सच में ज़्यादा बुरा होता है। आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आपका ब्रेन आपको जेन्युइनली यही दिखा रहा होगा। लेकिन ये और भी डेंजरस जगह अप्लाई होता है, जब कोई आपको एग्जैक्टली वही बताए जो आप सुनना चाहते थे। वो मोमेंट सबसे रिस्की होता है। आपने एक प्लान बनाया है जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, कोई आता है और कहता है ये परफेक्ट है। उस मोमेंट में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑफ हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन रिलीफ फील कर रहा होता है, वैलिडेशन मिल रही होती है, और उस स्टेट में आप उन होल्स को नहीं देखते जो शायद वहाँ हैं। यही किसी रिलेशनशिप में होता है। आप किसी के साथ रहना चाहते हो, कोई दोस्त आता है और कहता है हाँ यार ये रिलेशनशिप सही है, आप उस वैलिडेशन को ले लेते हो। लेकिन जो दोस्त कहता है यार मुझे कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल लग रही हैं, उसकी बात आप डिसमिस कर देते हो, क्योंकि वो आपको वो नहीं सुना रहा जो आप सुनना चाहते थे। डेंजरसली स्मार्ट लोग उस कंफर्ट को ही क्वेश्चन करते हैं। जब कोई उनसे अग्री करे तो वो कॉन्शियसली पूछते हैं कि ये इंसान अग्री क्यों कर रहा है, क्या इसके पास जेन्युइन रीज़न है, या ये सिर्फ मुझे कंफर्टेबल रखना चाहता है। और वो जानबूझकर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनसे डिसएग्री करें। अपने डिसीजंस को उन लोगों को दिखाते हैं जिनका पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि जो आपसे अग्री करता है वो आपको कंफर्टेबल रखता है, और जो डिसएग्री करता है वो आपको स्मार्ट रखता है। हर सिचुएशन में सबसे पहले अपना रोल ढूंढो। ये लेसन सुनने में सिंपल लगती है नहीं? जब कुछ गलत होता है, इंसान की पहली और सबसे नेचुरल रिस्पॉन्स ये होती है कि वो बाहर देखे, और अक्सर बाहर देखने के लिए जेन्युइनली रीजंस होते हैं। किसी ने सच में गलत किया होगा, कोई सर्कमस्टेंस सच में अनफेयर रही होगी, कोई ने सच में धोखा दिया होगा। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो बहुत सटली काम करता है। जब आप पूरा फोकस बाहर रखते हैं तो आप खुद को एक ऐसी पोजीशन में रख देते हैं
जहाँ आपके पास कोई एजेंसी नहीं है, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर प्रॉब्लम का पूरा सोर्स आपके बाहर है तो सॉल्यूशन भी आपके बाहर है। मतलब आप परमानेंटली उस सिचुएशन के मर्जी पर हैं। दूसरे लोग चेंज करें तब आपकी लाइफ बेहतर होगी, सर्कमस्टांसेस बदलें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत कंफर्टेबल नैरेटिव है और यही इसकी प्रॉब्लम है। जो लोग जेन्युइनली स्मार्ट होते हैं वो एक अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करते हैं। इसमें मेरा क्या रोल था? मैंने कौन सा सिग्नल इग्नोर किया? मैंने कौन सी वार्निंग को कन्वीनियंस के लिए ओवरलुक किया? मैं किस मोमेंट में कुछ अलग कर सकता था? ये सेल्फ ब्लेम नहीं है। सेल्फ ब्लेम वो होती है जब आप खुद को बुरा इंसान ठहराते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। ये उससे बिल्कुल अलग है। ये एक सर्जिकल क्वेश्चन है जो उस हिस्से को आइडेंटिफाई करता है जो आपके कंट्रोल में था, और उस हिस्से को आइडेंटिफाई करना ही आपको अगली बार कुछ अलग करने की पावर देता है। चाणक्य की एक बात है जो बहुत कम लोग कोट करते हैं। वो कहते हैं कि जो राजा अपनी हार के लिए सिर्फ दुश्मन को जिम्मेदार ठहराता है वो दोबारा हारेगा, क्योंकि दुश्मन नहीं बदला, वो नहीं बदला। यही लॉजिक आपकी पर्सनल लाइफ पर अप्लाई होता है। इमोशंस को सप्रेस करना इंटेलिजेंस नहीं है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जो स्पेशली उन लोगों में होती है जो खुद को रैशनल और लॉजिकल मानते हैं। वो सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है इमोशनल न होना, कि फीलिंग्स को साइड में रख दो और लॉजिक से चलो, कि जो ज़्यादा फील करता है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। ये काम नहीं करता और इसके पीछे एक्चुअल न्यूरोसाइंस है। एंटोनियो डेमेसियो ने उन पेशेंट्स पर रिसर्च की जिनके ब्रेन का वो स्पेसिफिक हिस्सा डैमेज था जो इमोशंस प्रोसेस करता है, और उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज़ पाई। वो लोग सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले पाते थे। ये डिसाइड करना कि लंच में क्या खाएं ये तक नहीं, क्योंकि इमोशंस एक्चुअली डिसीजन मेकिंग को गाइड करती हैं। वो उसे हाईजैक नहीं करती जैसा लोग सोचते हैं, वो उसे इन्फॉर्म करती हैं। वो आपको बताती हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दो, किस चीज़ से बचो, किस डायरेक्शन में जाओ। जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हैं वो जाती नहीं है, वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं और वहाँ से वो आपकी डिसीजंस को बिना आपकी अवेयरनेस के इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। आप रैशनली डिसाइड कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपकी सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड फियर, सप्रेस्ड ग्रीफ आपको ऐसी जगह ले जा रही है जो आप कॉन्शियसली चूज़ नहीं कर रहे। और ये और भी बुरा तब होता है जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो इमोशंस आपने सप्रेस की हैं वो कहीं ना कहीं लीक होती हैं आपके टोन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके रिएक्शंस में। लोग उसे पिकअप करते हैं भले ही आपने कुछ कहा ना हो। जो लोग डेंजरसली स्मार्ट होते हैं वो अपनी इमोशंस के साथ एक अलग रिलेशनशिप रखते हैं। वो उन्हें फील करते हैं लेकिन वो उनके बारे में क्यूरियस होते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई? ये एंग्जाइटी किस एक्चुअल चीज़ के बारे में है? इसके नीचे एक्चुअली क्या है? ये क्वेश्चन इमोशंस को डिसॉल्व नहीं करता लेकिन ये उन्हें कॉन्शियस बनाता है, और जो कॉन्शियस है उसे आप मैनेज कर सकते हो। जो अनकॉन्शियस है वो आपको मैनेज करता है। जो हर बात से अग्री करें उनसे दूर रहो। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे अग्री करते हैं। वो कंफर्टेबल होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इजी होता है, वो हमें गुड फील कराते हैं। और यही प्रॉब्लम है, जो लोग हमसे हमेशा अग्री करते हैं वो हमें एक बबल में रखते हैं, और उस बबल में रहते रहते आपकी थिंकिंग कभी टेस्टेड नहीं होती। आपको कभी अपने असम्पशंस को चैलेंज नहीं करना पड़ता, आपकी रीजनिंग कभी प्रूव नहीं होती। और जब इवेंचुअली रियलिटी आकर उस रीजनिंग को चैलेंज करती है, और वो हमेशा करती है, तो आप कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि आपने कभी अपनी थिंकिंग को प्रेशर में नहीं देखा था। ये प्रोफेशनली होता है, ये पर्सनली होता है, ये किसी भी एरिया में होता है जहाँ आपके आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो आपकी हर बात को सही मानते हैं। साइकोलॉजिकली इसे इको चेंबर कहते हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं। ये आपकी फ्रेंड सर्कल में होता है, आपकी फैमिली में होता है, आपके वर्क प्लेस में होता है। जब भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है
जहाँ डिसेंट को वेलकम नहीं किया जाता, वहाँ एको चेंबर है। जो लोग जेन्युइनली स्मार्ट होते हैं, उनके आसपास कम से कम एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो उनसे ओपनली डिसएग्री करता हो, जो उनकी प्लान्स में होल्स ढूंढे, जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे। और वो उस इंसान को थ्रेट की तरह नहीं देखते, वो उसे एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। क्योंकि एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन आपको एक कंफर्टेबल और बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक से बचा सकती है। अपनी अटेंशन को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करो। पैसे खर्च होते हैं, लोग केयरफुली ट्रैक करते हैं, टाइम जाता है, लोग उसकी भी कुछ हद तक केयर करते हैं। लेकिन अटेंशन वो फ्रीली लुटाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और ये एक्चुअली सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है जो आप वेस्ट कर सकते हो। आपकी अटेंशन वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी कैसी बनती है। जहाँ आपकी अटेंशन जाती है, वहाँ आपकी एनर्जी जाती है, वहाँ आपके थॉट्स जाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ आपकी लाइफ जाती है। ये मेटाफोर नहीं है, ये लिटरली है। अगर आपकी अटेंशन हर दिन उन चीज़ों पर है जो आपको ड्रेन करती हैं, जो आपको एंग्शियस रखती हैं, जो आपको दूसरों से कंपेयर कराती हैं, तो चाहे आप कितनी भी हार्ड वर्क करो, आप उस ड्रेन को रिवर्स नहीं कर पाओगे। और ये और भी कंसर्निंग है क्योंकि आज की दुनिया में आपकी अटेंशन को डिलिबरेटली कैप्चर करने के लिए पूरी इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट, ये सब इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आपकी अटेंशन उन पर रहे, और वो इसमें बहुत सक्सेसफुल है। एवरेज इंसान अपनी अटेंशन का एक बड़ा हिस्सा उन चीज़ों पर स्पेंड करता है जिन्हें उसने कॉन्शियसली चूज़ नहीं किया। चिक्सिंथमिहाली ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि जो लोग अपनी अटेंशन को इंटेंशनली डायरेक्ट कर सकते हैं, वो न सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि जेन्युइनली ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं। क्योंकि जब आपकी अटेंशन वहाँ है जहाँ आपने उसे रखना चूज़ किया है, तो आपको एक सेंस ऑफ एजेंसी मिलती है जो बाकी कुछ नहीं दे सकता। जो डेंजरसली स्मार्ट होते हैं वो ये चॉइस कॉन्शियसली करते हैं। वो हर नोटिफिकेशन पे नहीं जाते, वो हर ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होते, वो हर ओपिनियन पे रिएक्ट नहीं करते। ये इसलिए नहीं कि वो एपैथेटिक हैं, ये इसलिए है कि वो जानते हैं कि उनकी अटेंशन लिमिटेड है और उसे वहाँ लगाना है जो एक्चुअली मैटर करता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक वो बिलीफ है जो सबसे कंफर्टेबल फील कराए। हर इंसान के पास कुछ कोर बिलीव्स होती हैं अपने बारे में। मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी नेचर है, ये मेरी लिमिट है। और ये बिलीव्स इतनी डीपली एम्बेडेड होती हैं कि हम उन्हें बिलीव्स की तरह नहीं देखते, हम उन्हें फैक्ट्स की तरह देखते हैं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कैरल ड्वेक की रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपनी एबिलिटीज़ को फिक्स्ड मानते हैं, मतलब ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वो एक्चुअली उस लिमिट को रियल बना देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि लिमिट सच में है, बल्कि इसलिए कि वो कभी उसे सीरियसली चैलेंज नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ एबिलिटीज़ के बारे में नहीं है। जो बिलीफ आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए, उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहो। क्योंकि कंफर्टेबल बिलीव्स वो होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करती हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, और वो एक्सप्लेनेशन आपको चेंज करने की ज़रूरत से बचाती है। मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए नेटवर्किंग नहीं कर सकता। मेरे घर में कभी पैसा नहीं रहा, इसलिए मेरे साथ भी यही होना है। मुझे रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब कंफर्टेबल बिलीव्स हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन करती हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको एफर्ट से बचाती है। जो लोग जेन्युइनली स्मार्ट होते हैं, वो अपनी सबसे कंफर्टेबल बिलीव्स को सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं। वो पूछते हैं, ये बिलीफ मैंने कॉन्शियसली चूज़ की है या किसी एक्सपीरियंस ने इसे मुझ पर इम्पोज किया है, जो शायद अब रेलेवेंट भी नहीं है। ये बिलीफ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है या ये मुझे स्टक रख रही है। ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, लेकिन जो लोग इसे जेन्युइनली पूछते हैं उनकी लाइफ में एक्चुअल शिफ्ट आती है। हर बार रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करना सीखो। एक पैटर्न है जो ऑलमोस्ट हर उस इंसान में दिखता है जो कंसिस्टेंटली पुअर डिसीजंस लेता है। वो हर सिचुएशन पर इमीडिएटली रिएक्ट करता है। कोई कुछ कहे, तुरंत जवाब, कोई कुछ करे, तुरंत रिस्पॉन्स, कोई सिचुएशन आए, तुरंत एक्शन।
और ये रिएक्टिविटी उन्हें हमेशा एक स्टेप पीछे रखती है, क्योंकि जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो, आप उस मोमेंट में अपनी इमोशन से ड्राइव हो रहे होते हो, अपनी थिंकिंग से नहीं। और इमोशंस फास्ट होती हैं, वो आपको एक डायरेक्शन में ले जाती है जो उस मोमेंट में राइट फील होती है, लेकिन जो एक्चुअली राइट हो ये ज़रूरी नहीं। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात कही थी जो साइकोलॉजी में बहुत साइटेड होती है। उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में आपकी फ्रीडम है, आपकी पावर है, आपकी ग्रोथ है। ये स्पेस मोस्ट लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। स्टिमुलस आता है, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली चला जाता है। कोई क्रिटिसाइज़ करता है, इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं। कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, इमीडिएटली फ्लैटर्ड हो जाते हैं। कोई प्रेशर डालता है, इमीडिएटली कंप्लाई कर देते हैं। डेंजरसली स्मार्ट लोग वो स्पेस डिलिबरेटली क्रिएट करते हैं। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। वो देखते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है, सिचुएशन में एक्चुअली क्या हो रहा है और इनके बीच क्या कनेक्शन है। ये ऑब्ज़र्वेशन कभी कभी कुछ सेकंड्स का होता है, कभी कभी कुछ घंटों का, लेकिन ये होता है। और इस ऑब्ज़र्वेशन की वजह से उनका रिस्पॉन्स उनका होता है, उनकी इमोशंस का नहीं। ये एक स्किल है और ये प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब आप किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करने की अर्ज फील करो, एक काम करो, रुको, बस रुको 3 सेकंड्स, और उन 3 सेकंड्स में एक सवाल पूछो। अगर मैं अभी रिएक्ट करूं तो 1 घंटे बाद मुझे इसके बारे में कैसा लगेगा। ये एक क्वेश्चन आपको उस स्पेस में ले जाता है जहां आप एक्चुअली चूज़ कर सकते हो। अपनी खुद की थिंकिंग को सबसे ज़्यादा चैलेंज करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसे डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट कहते हैं। जो लोग किसी चीज़ के बारे में कम जानते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो लोग जेन्युइनली उस फील्ड को डीपली जानते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा अनसर्टन होते हैं। ये इसलिए नहीं कि एक्सपर्ट्स वीक होते हैं, ये इसलिए है कि जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना ज़्यादा आपको पता चलता है कि आप कितना नहीं जानते। और यहाँ एक डीपर पॉइंट है, जो लोग जेन्युइनली स्मार्ट होते हैं वो अपनी खुद की थिंकिंग को सबसे ज़्यादा चैलेंज करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं सही हूँ और बाकी गलत। वो ये सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ इसमें कहाँ गैप्स हो सकते हैं, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ, मेरा कौन सा असम्पशन गलत हो सकता है। इसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहते हैं। और ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है जो आपको हर सिचुएशन में अपडेट होने देती है। जो लोग इंटेलेक्चुअली एरोगेंट होते हैं वो नई इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं जब वो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट करती है। वो उसे डिसमिस करते हैं, वो उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनकी बिलीफ से टाइड है। अगर बिलीफ गलत है तो वो गलत है, और ये अनबेरेबल लगता है। जो लोग इंटेलेक्चुअली हम्बल होते हैं उनकी आइडेंटिटी उनकी बिलीफ से टाइड नहीं होती। वो गलत हो सकते हैं और ये उन्हें डिफ़ाइन नहीं करता। इसलिए वो नई इन्फॉर्मेशन को वेलकम करते हैं, वो अपडेट होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, और यही क्वालिटी उन्हें समय के साथ कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस लेने देती है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, हर हफ्ते एक ऐसा टॉपिक ढूंढो जिस पर आपकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और उस ओपिनियन के अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ढूंढो। उसे जेन्युइनली सीरियसली लो। देखो कि क्या आपकी ओपिनियन होल्ड करती है या अपडेट होती है। ये एक्सरसाइज आपकी थिंकिंग को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो बाकी कोई चीज़ नहीं दे सकती। लॉन्ग गेम खेलो जब बाकी सब शॉर्ट गेम में हो। ये आखिरी लेसन है और ये बाकी सबको एक साथ टाई करती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तेज़ी से शॉर्ट टर्म की तरफ जा रही है। इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और ये दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती दिखती है जो इस गेम को खेलते हैं, कम से कम सरफेस पर। लेकिन सरफेस के नीचे एक अलग रियलिटी है। जो लोग कंसिस्टेंटली शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो काम करते हैं जो अभी अच्छा फील होता है, वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं जो कंफर्टेबल हैं, वो ऑप्शंस चूज़ करते हैं जो इमीडिएट बेनिफिट देते हैं। और ये चॉइसेस क्यूमुलेटिव होती हैं। हर शॉर्ट टर्म डिसीजन
अगले शॉर्ट टर्म डिसीजन की संभावना को बढ़ाता है और कुछ सालों बाद वो खुद को एक ऐसी लाइफ में पाते हैं जो उन्होंने चूज़ नहीं की, लेकिन जो उनकी चॉइसेस का रिज़ल्ट है। डेंजरसली स्मार्ट लोग डिफरेंटली सोचते हैं। वो हर डिसीजन में ये पूछते हैं कि 10 साल बाद इस डिसीजन का मेरी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ये अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन अभी करना ज़रूरी है या मैं अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मैं अवॉइड करूँ तो 10 साल बाद ये सिचुएशन कितनी बिगर होगी। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हो तो आपकी शॉर्ट टर्म इमोशंस का वेट कम हो जाता है। जो अभी डरावना लगता है वो 10 साल के पर्सपेक्टिव में उतना बड़ा नहीं रहता। जो अभी टेम्पटिंग लगता है वो 10 साल के पर्सपेक्टिव में शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और यहाँ एक और डायमेंशन है। जब आप लॉन्ग गेम खेलते हो, आप एक ऐसी स्किल डेवलप करते हो जो बहुत कम लोगों के पास होती है, पेशेंस। और पेशेंस आज की दुनिया में सबसे अंडररेटेड कम्पेटिटिव एडवांटेज है। जब बाकी सब तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, आप उस प्रोसेस में इन्वेस्ट करते हो जो धीरे धीरे कंपाउंड होती है, और कंपाउंडिंग हमेशा जीतती है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। जो लोग आज शेड में बैठते हैं, उन्होंने वो ट्री टैब प्लांट की थी जब शेड की ज़रूरत नहीं थी। यही लॉन्ग गेम है। ये 10 लेसन्स आसान नहीं हैं और इन्हें सुनकर कुछ नहीं बदलेगा। ये तब बदलती हैं जब आप इन्हें अपनी एक्चुअल लाइफ के एक्चुअल मोमेंट्स में अप्लाई करते हैं। जब कुछ गलत हो और आपकी पहली इंस्टिंक्ट ब्लेम करने की हो, तब आप रुक कर पूछें कि मेरा रोल क्या था। जब कोई आपसे अग्री करे और आप कंफर्टेबल फील करें, तब आप कॉन्शियसली एक ऐसा इंसान ढूंढें जो चैलेंज करे। जब कोई पेनफुल मेमोरी आए और आप उसे दबाना चाहें, तब आप उसके साथ थोड़ा बैठें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहाँ इंटेलिजेंस एक्चुअली बनती है, किताबों में नहीं, लेक्चर्स में नहीं, इन मोमेंट्स में। अगर आप इस तरह की साइकोलॉजी को डीपर समझना चाहते हैं और इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, तो हमारा MI कोर्स है जो इसी काम के लिए बना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।